ओके, तो लास्ट क्लास में हमने वीबीटी कंप्लीट किया था, है ना, और सीएफटी जस्ट स्टार्ट किया था। सीएफटी को मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो एक बार ध्यान देंगे, है ना। सीएफटी का थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, हमने जहां तक देखा था, ठीक है। बाकी लेक्चर्स मैंने संडे तक वाले पूरे अपडेट कर दिए ना। जिन्होंने संडे की क्लास अटेंड नहीं करी है, सैटरडे की नहीं करी है, वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में है आपका लिंक, ठीक है। जय, फिर कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक। तो संडे की क्लास में हमने पीपीटी खत्म किया था एंड वी स्टार्टेड विद सीएफटी, ठीक है। सीएफटी का मैंने कुछ नोट्स नहीं लिखवाया था आप लोग को, बस कुछ स्लाइड्स मैंने समझा दी थी, ठीक है। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन सीएफटी के। तो सीएफटी का बेसिकली फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फील्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हम जो वीबीटी पढ़ रहे थे ना, वहां पे हम बेसिकली ये देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक पर्टिकुलर अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बेस्ड ऑन इट उसका हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे। बट देयर वर मेनी assumptions इन वीबीटी। हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर प्रूफ करने के लिए अलग अलग टाइप के assumptions कर रहे थे, जो कि ड्रॉबैक था वीबीटी का, ठीक है। सीएफटी क्या मान के चल रहा है, सीएफटी ये मान के चल रहा है कि आपके जो लाइगेंड्स है ना, दोज आर पॉइंट चार्जेस, वो भी नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, एंड जो आपका मेटल एटम है वो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बेसिकली CFT is considering the bond between metal and ligand to be ionic, जबकि हमें पता है कि बॉन्ड कैसी है, कोऑर्डिनेट। हमने पढ़ा हुआ है ना तीन टाइप की बॉन्ड्स। वी स्टार्टेड विद आयनिक, एक बेसिक देखा हमने आयनिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है, एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, राइट। बट सीएफटी ने मेटल लाइगेंड की बॉन्ड को क्या माना है, आयनिक, जहां पे पॉजिटिवली चार्ज आपका मेटल होगा और लाइगेंड विल बी द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव तो आयनिक आयनिक बॉन्ड में ही होता है, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड में तो चार्ज शेयरिंग होता है, तो वहां पे कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो पॉजिटिव और जिसने गेन किया है वो नेगेटिव, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्जेस मान के चला सीएफटी में, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जब एक मेटल एटम के अराउंड में लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो अब हमें पता है कि जो मेटल एटम के पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, जिनके नाम और शेप मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, शेप सबके और नाम। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, ठीक है। वी आर रिवाइजिंग अगेन सीएफटी, ठीक है। तो कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड। दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स विच आर बिटवीन द एक्सिस। मतलब अगर ये एक्स है और ये वाई है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस लंबी जाएगी ना पूरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड समझ लो ये वाई एक्सिस है। तो जो लोब्स इनके बीच में होंगे, एक्स और वाई, ये कहलाएंगे डी एक्स वाई लोब, लाइक दिस। कहां गया ये, दिस वन, ठीक है। एक्स और ये नाम आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स और वाई के बीच में, नॉट अलोंग द एक्सिस, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, तो लोब उनके बीच में, लाइक दिस। तो उसको नाम दिया गया है डी एक्स वाई लोब या डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर कोई ऑर्बिटल एक्स और वाई के अलोंग में है, लाइक दिस, जैसे कि ये, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, दिस वन, ठीक है सबको। तो जो 3 ऑर्बिटल है ना, ये 2 एक्सिस के बीच में है। वाईजेड के बीच वाले को अपन डी वाई जेड नाम दे रहे हैं, वाईजेड के बीच में है। एक्स वाई के बीच वाले को डी एक्स वाई, एक्सजेड के बीच वाले को डी एक्स जेड। जो एक्स वाई के अलोंग है उसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो जेड के अलोंग है उसको डी जेड स्क्वायर। सिर्फ जेड के अलोंग है, उसके अलावा इसके पास एक एनुलर रिंग है,
जैसे अगर ये आपका एक डंबल हो गया और उस एक्स और वाई के अलोंग में, ये एक्स वाई प्लेन है ना, अगर ये जेड बांध रहे हैं अपन, तो ये एक्स और ये वाई होगा, तो उसके अलोंग में उसकी एक एनुलर रिंग है। रिंग समझते हैं ना हम, जैसे वो रिंग पहन के ऐसा करते हैं ना, बस वैसी टाइप की रिंग है इसका, समझ लो। क्लियर है? पर वो एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है? ये रिंग अभी आगे पर डिस्कस करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है ना, जब तक मेटल अकेला है तब तक इन पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। जब तक आपका मेटल एटम अकेला है, उसके पास लाइगेंड्स नहीं आए हैं, तब तक पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, एंड दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये वर्ड यूज किया मैंने 2-3 बार। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जैसे पी के तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कहलाएंगे, डी के पांचों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कहलाएंगे। क्लियर है? पर जैसे ही लाइगेंड इनको अप्रोच करता है ना, तो जिस डायरेक्शन से लाइगेंड अप्रोच कर रहा है, उन डायरेक्शंस वाले लाइगेंड, उन डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपेल होके ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपके लाइगेंड्स एक्स और वाई एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, या अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, मतलब एक्स से भी आ रहे हैं, ये दोनों एक्स हो गया मान लो, मान लेते ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड हो गए 3 एक्सेस। तो अगर यहां से आ रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं, वाई से भी आ रहे हैं और जेड से भी आ रहे हैं, लाइक ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक हमारे पास स्क्वायर प्लेनार है, जहां पे ये होगी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपके एक्स एक्सिस से भी 2 लाइगेंड आते हैं, वाई से भी 2 लाइगेंड आते हैं और जेड से भी 2 लाइगेंड आते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल का शेप याद है ना सबको, स्क्वायर प्लेनार और ऊपर एक और नीचे एक, राइट? तो यहाँ पे आपके जो लाइगेंड्स हैं, दे आर अप्रोचिंग द मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। तो क्या हाँ, मतलब ये है ना, लाइगेंड यहाँ से आ रहा है, लाइगेंड यहाँ से आ रहा है, लाइगेंड यहाँ से आ रहा है और लाइगेंड यहाँ से आ रहा है। समझ रहे हैं? और जेड की तरफ से भी आ रहा है, मतलब लाइगेंड इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। 6 लाइगेंड आ रहे हैं ना, तो ऑल दीज 6 लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। आप लोग अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस समझ गए ना? अगर एक्स और वाई के बीच से लाइगेंड आया ना, मतलब इधर से अगर आया तो ये बिटवीन द एक्सिस हुआ, और अगर इधर से ही आ रहा है या इधर से ही आ रहा है तो ये अलोंग द एक्सिस हुआ। है ना क्लियर? तो व्हेनेवर द लाइगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, आपके ऑक्टाहेड्रल में यही होता है, ऑल द 6 ligands approaches along the axis। तो उस केस में ये जो 2 आपके ऑर्बिटल हैं, ये और ये, इनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और वो खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं लाइगेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर, और ये ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेंगे कंपैरिजन टू दिस दिस एंड दिस, क्योंकि इनके तो अलोंग से नहीं आ रहे हैं, राइट? तो अब क्या हो जाएगा, अभी तक जो आपके पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट थे, अब उनमें से 2 को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी और बाकी 3 को कम एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। क्लियर है? तो इसे कहते हैं अपन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। आपका डी ऑर्बिटल क्या हो गया, एनर्जी के रेस्पेक्ट में स्प्लिट हो गया, दरार आ गई दोनों के बीच में। समझ रहे हैं? पहले वो पांचों एक साथ थे, है ना, बट अब 2 लोग के पास एनर्जी ज्यादा हो गई, 2 लोग अमीर हो गए और 3 भाई गरीब हो गए, अब दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, राइट? तो यही एक्चुअली इनकी थ्योरी थी। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूं, आपको भी ध्यान से समझना क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। पहला मेन पॉइंट क्या था, द सीएफटी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, क्योंकि वो आयनिक मॉडल बना रहा है। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते थे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे एक्चुअली, ठीक है, which consider the metal ligand bond to be ionic, positive and negative, ठीक है, pure arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand। जहां पे ligands को अपन पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं इन केस ऑफ आयंस, एनायंस, और अगर ligand आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो उसको अपन डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, the 5d orbitals in an isolated metal atom have same energy। इसके बारे में बात की अपन कि जब तक मेटल अकेला है, कोई ligand अप्रोच नहीं कर रहे हैं, all will have the same energy, that is they are degenerate। ठीक है,
बट ये डिजेनरेसी तभी मेंटेन होगी जब चारों तरफ से लाइगेंड आएंगे बराबर, मतलब इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से सब तरफ से आएंगे, तब वो डिजेनरेसी मेंटेन रहेगी। बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ओनली, तो उस केस में आपकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पहले लिखा है कि दिस degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of a negative charge surrounds the metal atom. However, ऐसा है नहीं। When this negative field is due to ligands या फिर आपके जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं इन अ कॉम्प्लेक्स, इट बिकम्स asymmetrical। अभी चारों तरफ से नहीं आ रहे, अभी सिर्फ x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग और z के अलॉन्ग से आ रहे हैं। इधर से कोई नहीं आ रहा है, इधर से भी कोई नहीं आ रहा है, इधर से भी कोई नहीं और इधर से भी कोई नहीं, मतलब असिमेट्रिकल फील्ड है। कई जगह से फील्ड है, कई जगह फील्ड नहीं है, ठीक है। तो it results in splitting of the d orbitals. The pattern of splitting depends upon the nature of the crystal field. अब वो कैसा पैटर्न होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके जो लाइगेंड्स है वो कहां से अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल में दे अप्रोच अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो पहला अपना ऑक्टाहेड्रल ही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम ऑक्टाहेड्रल में भी देखेंगे, टेट्राहेड्रल में भी देखेंगे, स्क्वायर प्लेनार में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ऑक्टाहेड्रल देख लें। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा हो जाएगा, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, these are ligands, right? These are your ligands which are approaching along the axis, ठीक है। तो in an octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom, there will be repulsion between the electrons in metal d orbital and the electron of the ligands। repulsion होगा, ठीक है। Such a repulsion is more, अब वो कहां पे ज्यादा होगा, उन ऑर्बिटल्स में जो एक्सिस के अलोंग में है, यानी कि dx² - y² and dz²। Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand। ये लाइन समझ में आ रही है? लिगेंड्स x, y और z एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं और उस तरफ के जो ऑर्बिटल्स होंगे ना वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। अब बाकी तीन तरफ जो है लाइगेंड्स dxy, dyz और dzx, उन लोग कम रिपल्शन फील करेंगे, ठीक है। Thus, dx² - y² and dz² orbitals which point towards the axis along the direction of ligand will experience more repulsion, ठीक है, and will be raised in energy। repulsion के कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। And the dxy, dyz, dxz जो between the axis वाले orbitals हैं, which are directed between the axis, will be lowered in energy। ये भी क्लियर है लाइन सबको? ओके। रिलेटेड टू द एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल, मतलब जो एवरेज एनर्जी होनी चाहिए थी अब उसमें वो स्प्लिटिंग हो गई है। तो हायर एनर्जी में चले गए हैं और 3 लोअर एनर्जी में चले गए, ठीक है। Thus the degeneracy of the d orbital has been removed। degeneracy रिमूव हो चुकी है due to ligand electron metal electron repulsion। ligand का जो इलेक्ट्रॉन है और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसके कारण degeneracy अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। repulsion in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy, और उन 3 orbitals को हम नाम देते हैं T2g। उसका एक सेट नाम हो गया T2g सेट है ये। 3 कौन से, dxy, dyz और dzx जो लोअर एनर्जी वाले हैं, ठीक है। and the 2 orbitals of higher energy that they are known as EG set, ठीक है। this splitting of the degenerate levels, पहले जो degenerate level थे उनका splitting हुआ है due to the presence of what, ligands in a definite geometry is termed as crystal field splitting। इसे कहते हैं अपन crystal field splitting। ये crystal field का मतलब क्या, देखो crystal वर्ड क्यों आया, because ionic compounds are crystalline in nature। ये पढ़ा हमने, ionic compounds crystals फॉर्म करते हैं। NaCl का क्रिस्टल होता है, राइट, वो amorphous नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल वर्ड वहां से आया। अब ये फील्ड वर्ड कहां से आया है, हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड होगा जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। ये फील्ड वर्ड वहां से आया है और उसके कारण एनर्जी में स्प्लिटिंग हुआ है, उनके बीच में, पांचों भाइयों के बीच में दरार आई है, ठीक है। एंड द एनर्जी सेपरेशन इज कॉल्ड या डिनोटेड बाय दिस। अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है ना, इसलिए यहाँ पे O यूज किया। व्हेन वी विल स्टडी टेट्राहेड्रल तो यहाँ पे अपन del T यूज करेंगे। एनर्जी गैप इज डिनोटेड बाय del O। समझ में आ रहा है? और इस एनर्जी को अपन कहेंगे क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो वही प्रोसेस का नाम हो गया, और उस प्रोसेस से जो एनर्जी का डिफरेंस आया है ना दोनों के बीच में, दो सेट के बीच में, Eg और T2G के बीच में जो एनर्जी गैप है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में से अपन कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है? वो कुछ ऐसी रहती है। देखो पहले मेटल एटम अकेला था, उनकी एनर्जी सबकी सेम थी, पांचों डी ऑर्बिटल को मैंने एक लेवल पे बनाया है, ठीक है। अगर कोई सिमेट्रिकल फील्ड आती उसके आजू बाजू, तब भी सबकी एनर्जी सेम रहती। थोड़ी सी रेस जरूर होती है एनर्जी, बिकॉज कोई फील्ड आ रही है उनके पास में, तो वो एक्साइट जरूर होते, तो उनकी एनर्जी बढ़ती, पर तब भी सबकी एनर्जी सेम होती। अगर सिमेट्रिकल फील्ड होती तो, स्फीयर इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, राइट? एक स्फीयर एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये नहीं होता है। होता क्या है, लाइगेंड्स एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री से ही आते हैं। तो आइदर दे कम अलोंग द एक्सिस और दे कम फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस। तो ये अलोंग द एक्सिस आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। उसके कारण क्या हुआ, इन पांचों में से दो की एनर्जी बढ़ गई जो अलोंग द एक्सिस में इंक्लाइंड थे, और तीन की एनर्जी कम हो गई जो बिटवीन द एक्सिस में इंक्लाइंड थे। क्लियर है? तो इसको अपन Eg बोल रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से 60 टाइम्स बढ़ गई। तो 0.6 एक्चुअली 3/5 कितना हो जाएगा, 0.6, और इनकी एनर्जी 0.4 टाइम्स कम हो गई, यानी कि 0.2/5, 2/5 मतलब 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट एक्चुअली क्या होता है, dq। dq स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। आपको क्वांटा पढ़ते थे ना 11th में, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटम। क्वांटम सुने ना, जहां अपन बोलते थे कि लाइट कंटिन्यूअस नहीं होती है, इट इज बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या क्वांटम। हाँ, फोटॉन्स, फोटॉन्स को क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, तो इसलिए उसका नाम बोल रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ये यूनिट है dq। और ऑक्टाहेड्रल में एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि दोनों के बीच का एनर्जी गैप 10 dq है। 10 क्वांटा का एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ज्यादा क्लियर है सबको? हाँ हाँ, इन दोनों की एनर्जी सेम है। अब ये दोनों अलग डीजेनरेसी मेंटेन करेंगे और ये तीनों अलग डीजेनरेसी मेंटेन करेंगे, ठीक है। और ये दोनों, ये पूरा उल्टा हो जाएगा कब, जब टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे। क्योंकि टेट्राहेड्रल में ना आपके चारों लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये तीनों। ये दोनों तो अलोंग द एक्सिस वाले लिगेंड्स ऑर्बिटल हैं। तो उस समय इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी टेट्राहेड्रल के केस। है ना क्लियर? स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर मतलब आप ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्ट्रक्चर अलग है, बट एनर्जी दोनों की सेम होगी, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे हमने वीबीटी में क्रिस्टल फील्ड मतलब फील्ड की बात ही नहीं की थी। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइगेंड की एनर्जी कैसी है, लाइगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ना। यहाँ हम बात करेंगे कि लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, ठीक है। तो दो टाइप के लाइगेंड्स हो जाएंगे, मतलब वीक लाइगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। और ये एक सीरीज है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हिच शोज दैट कि जो सबसे पहला लाइगेंड दैट इज द वीकेस्ट लाइगेंड, और सबसे आखिरी वाला जो लाइगेंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड, दैट इज कार्बोनिल CO, ठीक है। तो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग del O depends upon the field produced by the ligand and the charge on the metal ion. इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताएगा कि del O का वैल्यू कितना ज्यादा है या कितना कम है। Some ligands are able to produce strong field. जो strong field produce करेंगे ना, उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा और एनर्जी गैप उतना ज्यादा होगा। और जो वीक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उनका एनर्जी गैप कम होगा, मतलब डेलो कम होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए डेलो ज्यादा होगा, ठीक है। तो सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स इन व्हिच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, whereas others produce weak fields and consequently results in small splitting of d orbital. उनके बीच में डेलो का वैल्यू भी कम होगा, ठीक है। In general, ligands can be arranged in a series in the order of increasing field strength like this, ठीक है। और इस सीरीज को अपन नाम दिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है।
हाँ, पूरा एक एक जरूरी नहीं है, हम कुछ कॉमन के याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका क्लोराइड हो गया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। हम जनरली इनके कंपाउंड्स नहीं देखे, हम जितने भी एग्जांपल बीबीटी में भी देखे थे उसमें एक क्लोराइड कॉमन था, है ना। उसके बाद आपका इधर से सीओ वाला कॉमन था, साइनाइड कॉमन था, अमाइन एक कॉमन है, तो कुछ के याद रख सकते हैं, ठीक है। ना अब अपन ना फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हमें ये तो समझ में आ गया कि 3 ऑर्बिटल नीचे है, 2 ऑर्बिटल ऊपर है, राइट। अब उन दोनों के बीच का एनर्जी गैप डिपेंड करेगा लाइगेंड्स के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और वीक लाइगेंड तो एनर्जी गैप कम होगा। ये चीज समझ में आ रही सबको। तो अब पहला इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले में जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन द dxy वाला ऑर्बिटल, राइट। Let us assign electrons in the d orbital of metal ion in octahedral coordination interface. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, ठीक है। Obviously, the single d electron occupies one of the lower energy T2g. T2g वाला नीचे है, याद रखना ना, और ऊपर वाला Eg है। इसको याद रखने का तरीका बताया था मैं, क्या था। T2g में 3 लेटर्स आ रहे हैं ना, T, 2 एंड G, तो उसमें 3 ऑर्बिटल, और Eg में 2 लेटर आ रहे हैं, E और G, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स है। क्लियर है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैंने ऐसे ही बना के रखा कि ऐसे याद रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द लोअर एनर्जी T2g। 3 T2g में से एक इलेक्ट्रॉन पहले T2g के dxy में चला गया, दूसरा वाला dxz में चला गया, और तीसरा वाला dyz में चला गया। तीनों में एक एक बनाएगा ना हुल्स रूल के अकॉर्डिंग। हुल्स रूल ने क्या बोला था कि अगर तीनों की एनर्जी सेम है तो पहले आप सिंगल सिंगल फिलिंग करेंगे और फिर बाद में पेयरिंग होगी। याद है ना हुल्स रूल? हुल्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन एंड ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ये 3 प्रिंसिपल पढ़ते थे हम फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। नाम सुना? हाँ, तो हुल्स रूल यही बोलते थे कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो आप पहला इलेक्ट्रॉन जैसे यहां बैठा दिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करोगे, पहले आप सिंगल सिंगल फिलिंग करोगे सब में, और फिर पेयरिंग चालू होगी। समझ रहे हैं? इसको ऐसा समझो कि दोनों बच्चे घर पे खाना खा रहे हैं, है ना, मम्मी रोटी गरम गरम लेके आ रही है, तो पहली रोटी गरम एक बच्चे को दे दी, अब दूसरी गरम रोटी लाते लाते हो सकता है पहले वाले ने खत्म कर देगी, पर वो आके दूसरे वाले बच्चे को देगी ना, क्योंकि उसमें एक भी रोटी नहीं खाई है। तो ये गुण सूल है, दोनों बच्चे तो एक बराबर है ना, तो आप दोनों को एक एक रोटी दो, पहले पहला नहीं किया, दूसरे को भूखे बैठाया और पहले कोई दूसरी रोटी भी दे दी है, बस ये वही। समझ में आ रहा है? इनकी एनर्जी सेम थी तो पहले आप सिंगल सिंगल फिलिंग करोगे और फिर पेयरिंग होगी। क्लियर है? हाँ, ओके। तो पहला ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें यही चीज लिखी हुई है। ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द लोअर एनर्जी T2g ऑर्बिटल इन D2। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन और D3 कहा जाएगा हुल्स रूल के अकॉर्डिंग, वो भी आपके T2g के ही ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल फिल करेंगे। क्लियर है 3 लाइन सबको? हाँ, आगे बढ़ो। नाउ फॉर D4 आयंस, D4 मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन, D1 D2 D3 समझ गए ना। D में पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, D का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, D का तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दे विल बी फिलिंग T2g के ऑर्बिटल्स। यहां तक क्लियर है? फॉर D4 आयन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब वो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर के Eg में भी जा सकता है या नीचे वाले में ही अब वो पेयरिंग चालू कर सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो फॉर D4 आयन 2 पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराइज। पहला क्या है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर एंटर T2g लेवल एंड पेयर विद एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये लाइन समझ में सबको? समझाना पड़ेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन T2g का ही पेयरिंग करना चालू कर दे, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर है एवरीवन? प्रोजेक्ट का नींद आ रही है? सेकंड क्या है, it could avoid paying the price of pairing energy by occupying the Eg level। अब देखो, पेयर करने में भी एनर्जी लगेगी कि आप उस जगह जा रहे हो जहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और आपको वहां बैठना है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन है, आप भी एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रिपेल करेगा ना आपको। तो पेयरिंग करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, और ऊपर जाने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, और वो है डेल ओ। है ना क्लियर? अब वो डिपेंड करेगा, अगर वो डेल ओ ज्यादा है और उसको पेयरिंग करने में कम एनर्जी लग रही है तो वो पेयरिंग करना पसंद करेगा।
समझ रहे? मतलब अगर डेलो का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दैट मींस एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अब आप लोग ना इसको और वीबीटी को रिलेट करना थोड़ा सा, पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर अपन वीबीटी को एक बार रिकॉल करेंगे कि वीबीटी में हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या बताया मैंने? अगर पेयरिंग एनर्जी, ये मान लो डेलो है, डेलो इज वेरी लार्ज और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, पेयरिंग करना चालू करेगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही जाएगा और छठवां इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही जाएगा। एम आई क्लियर? तो अब क्या हुआ देखो, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, मोर रिपल्शन, मोर डेलो, तो पेयरिंग होगी। और पेयरिंग होती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने वहां पढ़ा था ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है? पीपीटी में हमने देखा था कि एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या था कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आउटर नाम इसलिए दिए थे क्योंकि ये जो डी है ना, ये 4 का डी था, और इसको इनर नाम इसलिए दिए थे क्योंकि ये जो डी था ये 3 का डी था। अब 3 के डी में अगर फिलिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे वो पेयरिंग कर रहे थे, और अगर पेयरिंग कर रहे थे तो दे वर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर पेयर अप होते जाएगा तो स्पिन कम हो जाएगी। अगर सिंगल सिंगल भरा रहे हैं तो उनका उनका स्पिन एग्जिस्ट करेगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। और जहां आपने पेयरिंग करनी चालू करी तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये थी, पेयरिंग हो रही थी उसमें, और आपका स्पिन कैसा हो जाएगा? लो। अगर पेयरिंग हो रही है मतलब स्पिन कम होने वाला है, और अगर पेयरिंग नहीं हो रही है मतलब स्पिन ज्यादा रहेगा। मैं क्लियर, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपको नहीं है, बाकी लोग को आ रहा है? पीपीटी जो अटेंड किए, मतलब अगर कोई ऑर्बिटल, मान लो कुछ ऐसा है 5, ठीक है, अगर इन दोनों ने पीछे जाके पेयरिंग कर ली तो स्पिन कम होगा कि नहीं होगा? पहले ये पांचों एक ही तरफ अलाइन थे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सबका स्पिन क्वांटम नंबर था। बट ये जब जाएगा तो ये ऑब्वियसली ये पीछे रिवर्स होके जाएगा, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ ये कैंसिल हो गया, स्पिन पूरा खत्म, ये भी स्पिन पूरा खत्म। तो पहले स्पिन ज्यादा था, अब स्पिन कम हो गया, इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और आउटर ऑर्बिटल में क्या हो रहा था कि वी वर यूजिंग 4 का डी, तो 3 के डी में हमने पेयरिंग नहीं करी थी, दे वर सिंगली ऑक्यूपाइड, तो इनको अपन ने कहा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सीएफटी में क्या हो रहा है देखना। सीएफटी में ये रहा आपका T2G लेवल एंड दिस इज EG लेवल, राइट? पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरा गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां। मैं एक और बना रहा हूं यहाँ पे, वहां पे मेरा ये वाला एनर्जी गैप कम डाल रहा हूं। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? यहाँ पे मैंने जान करके डेलो का वैल्यू ज्यादा रखा है, और यहाँ पे डेलो का वैल्यू कम। नहीं, लाइगेंड पे डिपेंड करेगा। एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ज्यादा रिपेल करेगा और एक वीक लाइगेंड कम रिपेल करेगा। तो ज्यादा रिपल्शन के कारण ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, और कम रिपल्शन के कारण एनर्जी गैप कम रहेगा। तो ये केस है वीक लाइगेंड का, जो हमारे शुरू वाले थे, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HCl, याद आ रहा है, क्लोराइड, जो शुरू में थे। और स्ट्रॉन्ग वाले CO, CN, फिर NH3, EDTA, EN, सब लास्ट में थे। ठीक है, जनरली लास्ट वाले आपके न्यूट्रल थे, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो। CO कार्बोनिल जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। नहीं, CO माइनस नहीं है, 0 है, वो न्यूट्रल लाइगेंड है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जब आएगा ना, तो वो यहां फिलिंग करेगा, पांचवा इधर, छठवा इधर, और वहीं यहां क्या होगा, चौथा जाएगा ऊपर, पांचवा जाएगा, क्योंकि यहां पे डेल्को और पेयरिंग एनर्जी में, डेलो क्या है आपका, छोटा है, और पेयरिंग एनर्जी बड़ी है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाई। और यहां क्या होगा, आपका डेल्को बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए पेयरिंग होगी।
क्लियर है? तो दिस विल बी अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्पिन ज्यादा दिख रही है ना आप लोग को, हाफ 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 हाफ, और यहाँ पे जीरो, ये पूरा स्पिन जीरो हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। क्लियर है? हाँ ठीक। तो यही अपन वहां पे ना जो पूरा वो पेज में लिखा था ना, वो यही लिखा था कि अपन अब डी इलेक्ट्रॉन्स को असाइन कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में। ये जो लास्ट लिखा लिख दी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, या तो T2G में जा सकता है, या तो वो पेयरिंग ना करके EG में जा सकता है। ये दोनों अपन ने देख लिया ऑप्शन। विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज अकर, अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा P और डेलो पे, जो अपन पीछे देखिए पूरा। अगर डेलो का वैल्यू छोटा है, P का वैल्यू बड़ा है, यानी पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है, तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, वो EG में चला जाएगा। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वाले का, T2G में 3 बैठ गए और EG में 1 बैठेगा। तो समझ में आ रहा लिखा हुआ? If delta is less than P, the fourth electron enters one of the EG orbital, giving the configuration T2G3 EG1। क्लियर है सबको? T2G3 मतलब समझ गए ना, तीनों में एक एक चला गया T2G में, और चौथा EG में जाएगा। कब जाएगा? जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वो पेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है? लिगेंड्स फॉर विच डेलो इज लेस देन P आर नोन एज वीक लिगेंड्स, और इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन? तुम आपको पीछे बता दिया पूरा, है ना? और ये पॉइंट जस्ट अपोजिट है उसका, ऊपर वाले का। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपकी जो सेपरेशन है वो ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करने से बेटर पेयरिंग करना पसंद करेगा। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, T2G4 नॉट T2G3 EG1। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इट विल ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल ओनली, यानी कि T2G4 T2G4। ठीक है? EG में भी नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स व्हिच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही एनर्जी गैप ज्यादा बनाएंगे, वीक लिगेंड रिपल्शन कम करेंगे तो एनर्जी गैप कम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिपल्शन ज्यादा करेंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ठीक है? एंड दे आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो रही है। क्लियर है? तो लो स्पिन और हाई स्पिन को CFT ने ऐसे समझाया था, DPT ने उसको हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में समझाया था। हाइब्रिडाइजेशन उसको जस्टिफाई करना था, इसलिए उन्होंने अलग अलग अजम्पशन करके लो स्पिन हाई स्पिन बताया। उन्होंने लाइगेंड के बारे में बात ही नहीं करी थी, इन्होंने लाइगेंड के बारे में बात करी कि लाइगेंड के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? ओके। इसके पहले ना मैं CFSC का भी कुछ कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। इसको कुछ लिखे हो आप लोग, जो मैंने भेजा था ये नोट्स को, मैंने यहाँ तक लिखने बोला था, यहाँ तक लिख लियो यहाँ तक सर। हाँ नहीं लिख रहे तो यहाँ तक लिख लोगे क्या, तो मैं आगे लिखवा देता हूँ। CFSC कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ तक के लिए आपको जगह छोड़ दो एक पेज। ठीक है? और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डेफिनेशन तक लिखना है कि सच अ सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं उसके आगे लिखवा रहा हूँ, हो जाएगा। ये मैं शेयर तो किया था उसी दिन, अगले दिन जब भी। ठीक है? चलो नेक्स्ट समय डालना, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है? वो DQ के टर्म्स में। ठीक है? इसमें लिखना, each electron occupying T2G orbital, each electron occupying T2G orbital, each electron occupying T2G orbital, T2G नीचे वाली ऑर्बिटल। ठीक है? T2G orbital results in lowering of energy, results in lowering of energy, results in lowering of energy by
by minus 0.40 del naught del O minus 0.40 del O, और ब्रैकेट में आप लिख लेना और -4 dq. Similarly, each electron occupying Eg orbital, similarly, each electron occupying Eg orbital, क्या करेंगे सेंटेंस कंटिन्यूएशन में, क्या आएगा? ऊपर आपने क्या लिखा है? Each electron occupying T2g orbital results in lowering, यहाँ क्या होगा? Increasing ना, तो लिख लो, results in increase of energy. Each electron occupying Eg orbital results in increase of energy by plus 0.60 del O. या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्लस ना, प्लस 6 dq. तो -4 से +6 dq के बीच में 10 का डिफरेंस दिख रहा है आपको? -4 dq प्लस 6 dq, 10 का डिफरेंस है. -4 से पहले आप 0 आओगे तो 4 हो गया, और फिर 0 से 6 जाओगे तो 6 हो गया, 10 हो गया ना. 10 dq का डिफरेंस होता है. ठीक है, full stop. Thus, if x is the number of electrons, if x is the number of electrons occupying T2g orbital, if x is the number of electrons occupying T2g orbital and y electrons occupy Eg orbital, and y electron occupy Eg orbitals, then CFSE can be written as x इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी इतने से कम होगी और y इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी इतने से बढ़ेगी. ठीक है, तो दैट विल बी द गैप. ठीक है, नीचे ग्लैंड का ये CFSE का डेफिनेशन भी लिख लेना, पर शायद इसमें लिखे नहीं है CFSE का डेफिनेशन. चलिए, the difference of energy between the two sets of d orbitals, the difference of energy between the two sets of d orbitals, the difference of energy between the two sets of d orbitals is called crystal field splitting energy, CFSE. 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 ठीक है, अगर अपन कैलकुलेशन करें, अगर फॉर D1 के लिए एनर्जी कितनी होगी? पहला इलेक्ट्रॉन तो आप किसी टाइप का भी लाइगेंड हो, पहला इलेक्ट्रॉन तो dxy में जाने वाला है T2g के पहले में, यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी. समझ रहे हो? पाई की वैल्यू 0. एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना D1 मतलब, समझ रहे ना? D का पहला इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या लगे इसके लिए? हाँ उन्हीं के लिए अपन ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, मैं उसी का ना CFSE कैलकुलेट कर रहा हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D0. ठीक है, DQ के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे. तो अगर CFSE में D1 के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा?
सिर्फ x की वैल्यू 1 होने वाली है, 0.4 इंटू 1, और ये तो 0 है पूरा। अपन लिखे ना x क्या है, x आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग T2g ऑर्बिटल एंड y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग Eg ऑर्बिटल। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो आपका T2g में ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा भी T2g में जाएगा, तीसरा भी T2g में जाएगा। अब चौथा डिपेंड करेगा कि लाइगेंड कैसा है, तो पढ़ लिया ना अपन पीछे। चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा कि T2g में जाएगा, वो लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक लाइगेंड। ठीक है, तो नीचे लिखना फॉर D1 कंफिगरेशन, फॉर D1 कंफिगरेशन ब्रैकेट में ना आप लोग ये भी लिख रहे हैं, D1 कंफिगरेशन के बाद और D1 कंफिगरेशन ब्रैकेट में T2g का 1 आप कैलकुलेट कर लो। माइनस 0.4 इंटू 1 दैट इज माइनस 0.4 LO या फिर -4 PQ। पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम D2 के लिए भी कर सकते हैं अपन। फॉर D2 T2g का 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 2 बस, या फिर -8। ठीक है, D3 के लिए 0.12 हो जाएगा, -0.12 या 12 DQ, -12 कर लो D3 भी। अब थोड़ा चेंज आएगा, है ना। D4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब वो लाइगेंड पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो कहां जाएगा, पेयर करेगा, मतलब T2g में जाएगा। और अगर वीक लाइगेंड होगा तो जंप करके Eg में जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के नीचे D4 पे लिख लो। यहाँ क्या हो जाएगा आपका कंफिगरेशन, क्या होगा, T2g4, Eg में अभी भी नहीं जा रहा है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.4 माइनस 1.6 और -16 DQ। यारी कैलकुलेशन समझ में रुद्राक्ष, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था क्या? यही ये हमारा पार्ट। और अगर D4 के केस में लाइगेंड वीक है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2g3 और Eg में। अब इसका एनर्जी कैलकुलेशन करो कितना होगा, जैसे 2 DQ, 3 आपके 0.4 वाले हैं माइनस वाला, और प्लस करोगे 1 इंटू 0.6, -1.2 प्लस 0.6 -0.6, है ना। ठीक है, लाइकवाइज बाकी सबका कर देंगे यहाँ तक पूरा। आप D5 में जाओगे तो T2g5 हो जाएगा, D6 में जाओगे तो T2g6 हो जाएगा। अब T2g भर चुका है पूरा। D7 में T2g6 और Eg1 हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन ये वाला पार्ट। और यहाँ आपको पहले सिंगल फिल करना है और फिर नीचे पेयरिंग चालू हो जाएगी। अगला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे T2g3 Eg2 होगा, फिर 6 वाले में
T2G4 Eg2 होगा और 7 वाले में T2G5 Eg2। अब आप लोग एनर्जी कैलकुलेशन का कर लेना, ठीक है? ये टेबल कंप्लीट कर लेना आप लोग, हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आपका इसका कैलकुलेशन था। बाकी पेयरिंग एनर्जी वगैरह ये वाला पॉइंट भी आप लोग लिख लोगे। देखो इसके पहले तक ना मैंने ये तो लिखना आप लोग को बोला था, सीएफटी में लिखना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फिर अपन अगला ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में चलते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर राइट, तो ये पार्ट तो लिखना है, मैं उसे नहीं लिखने दिया था आप लोग को, अभी इसको लिख लेना। सीएफटी स्टार्ट यहीं से करेंगे, सीएफटी को फर्स्ट स्लाइड ये पांचों का डायग्राम बना लेना साइड में कहीं पे, पांचों ऑर्बिटल का, ठीक है? आफ्टर दैट ये पहला अपना हेडिंग रहेगा कि क्रिस्टल सीएफटी हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ये वाला पार्ट ये जरूरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये लिखना है पूरा ये सब। ये इस स्लाइड में क्या बताया है कि आपके लाइगेंड्स एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं, जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपेंड होंगे। यहाँ यही सब बताया, ईजी सेट बनेगा, T2G सेट बनेगा। आप चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लाइन टू लाइन नहीं कॉपी करना है तो अपने वर्ड्स में लिख लो। कैसे लिख सकते हैं इसको अपने वर्ड्स में कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपके ईजी सेट हो जाएंगे, इनकी एनर्जी हाई रहेगी। और बाकी जो आपके तीन बच गए जो बिटवीन दी एक्सिस वाले हैं, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड, ये आपके T2G सेट कहलाएंगे और इनकी एनर्जी आपकी तो रहेगी। वही तो लिखा है पूरे स्लाइड में, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर ये डायग्राम जरूरी है ना, यही आपको दिखेगा स्प्लिटिंग, ठीक है? उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है और फिर इसके बाद जो लिखना है वो मैंने लिखवा दिया, TFSC का कैलकुलेशन, राइट? और फिर इसके लिए जगह छोड़ दो ये वाले पार्ट के लिए। ये इसमें क्या बताया है, जो अपन पीछे टेबल बनाया है ना, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि अगर डेल नॉट पी से बड़ा है या डेल नॉट पी से छोटा है तो कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है पूरा स्लाइड एवरीवन? जहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, वो ऊपर जाएंगे हाई स्पिन। पेयरिंग कम है एनर्जी, डेल नॉट ज्यादा है तो पेयरिंग करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर की तरफ। एनसीईआरटी में हालांकि स्क्वायर प्लेनर नहीं दिया हुआ है ना, पर तब भी जस्ट ये डायग्राम समझ लो और कुछ नहीं। जैसे उसमें स्प्लिटिंग कैसी हो रही थी कि ईजी लेवल में आपके दो थे हाई एनर्जी और इधर आपके तीन थे लो एनर्जी। स्क्वायर प्लेनर में क्या हो रहा है, एक्स और वाई से ही आ रहा है, बस ऊपर से तो बंद हो गया ना। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, एक्स वाई और जेड तीनों तरफ से आ रहे थे, पर अब सिर्फ एक्स और वाई से आएंगे, जेड से अब नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ना चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब चार ही लाइगेंड आएंगे। ऑक्टाहेड्रल में 6 लाइगेंड्स आ रहे थे, स्क्वायर प्लेनर में 4 ही आएंगे, टेट्राहेड्रल में भी 4 ही आएंगे, बट टेट्राहेड्रल में तो बिटवीन एक्सिस से आते हैं। तो अभी जो अपन ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम देखे ना, उसका ऑपोजिट कर दोगे तो टेट्राहेड्रल आ जाएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं बस, तो एक्स और वाई वाले सबसे ऊपर बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी क्या था, जेड में भी था तो जेड भी साथ में था इसके, पर अब जेड थोड़ा नीचे चला गया है, तो धुंधला दिख रहा है क्या? यहाँ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर है नीचे डी एक्स वाई। देखो एक्स वाई वाले ज्यादा है क्योंकि अप्रोच तो वहीं से हो रहा है ना। जेड वाई क्या समझा नहीं, एक्स वाई से कर रहा है, हाँ तो जेड एक्स या फिर जेड वाई वाले नहीं करेगा, मतलब आपके जो लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ये मेटल एटम है तो इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वहीं से ही लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, तभी तो प्लेनार बनेगा। हाँ कोई भी दो प्लेन मिलो, मतलब हमको एक प्लेन चाहिए बस। इसमें फिर हाँ तब वो स्प्लिटिंग अलग हो जाएगी। देखो आप एक्स वाई जेड को इंटरचेंज कर सकते हैं, पर आपको कोई तो एक फिक्स लेके डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ ये समझ लो कि हमने एक्स वाई एक्सिस को फिक्स करके डायग्राम बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक्स वाई एक्सिस में हमारा लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो उस वाले तरफ जो भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया क्योंकि अब जेड से कोई नहीं आ रहा है,
वरना अभी इन दोनों भाई भाई थे ना, पर अभी इससे अब कुछ नहीं आ रहा तो ये नीचे आ गया। पर ये एकदम नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके पास वो रिंग थी। स्क्वायर के पास क्या है? एक रिंग है ना जो एक्स वाई प्लेन में थी, याद आ रहा है? वही खुला हुआ वाली। तो उसके कारण ये एकदम नीचे नहीं गया। एकदम नीचे कौन से वाले हैं? डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये एकदम नीचे है। एक्स वाई वाला इसके जस्ट नीचे है और इसके नीचे आपका डी जेड स्क्वायर है। बस यही चीज समझना है इसको। बाकी सब चीजें वैसी हैं जैसे उसमें था। बाकी इसमें अपन को और डिटेल में नहीं जाना, ठीक है? समझ में आ गई इसकी स्प्लिटिंग? अब इसकी, हाँ हाँ, ये नहीं दिया होगा बुक में, ये मैंने बता दिया अपन, क्योंकि अपन ये तीनों अपन वहां भी देखे थे ना पीपीटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। ये दिया होगा बुक में, ये वाला ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दिया होगा। ये टेट्राहेड्रल जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि अब बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं। तो जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे थे ना, वो अब ऊपर चले जाएंगे एनर्जी में, क्योंकि उनकी तरफ से लाइन आ रहा है, ठीक है? तो वो तीन चले गए ऊपर और ये ये दो नीचे आते हैं ऑपोजिट। और इसमें अपन नाम क्या देंगे? डेल टी। वहां डेल ओ था, यहाँ पे क्या हो गया? डेल टी। बाकी चीजें सब सेम, ठीक है? अब बात करते हैं कलर की। जो एक ड्रॉबैक था ना वीबीटी का, कि वीबीटी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कलर की कोई बात नहीं कर दी, ही ओनली डेल्ट विद हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? उसका रीजन नहीं दे पाए थे ना, वो इनका ड्रॉबैक है। मतलब वो बोलते थे कार्बोनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड, बट वो तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। उसके अलावा नेगेटिव लाइगेंड्स भी तो थे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करने चाहिए थे, है ना? तो वो रीजन नहीं दे पाए। हाँ, वहां रहेगी क्लास, मैडम होंगी वहां पे, ठीक है? तो वो एक ड्रॉबैक है। अभी अपन सीएफटी कंप्लीट करेंगे तो लास्ट पेज में अपन ड्रॉबैक देखेंगे। पहले कलर समझ लो, ठीक है? तो कलर वीबीटी नहीं समझा पाए थे। वीबीटी वाज ओनली डीलिंग विद हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अपन ने वहां पे देखा था। कलर ये समझाएंगे। अब वो कलर कैसे समझाएंगे देखो, some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample। मान लीजिए ये आपका आ गया, मैडम कहाँ पे? वहां चले जाओ। हाँ। एक अगर कोई कंपाउंड का सैंपल है, उससे अगर व्हाइट लाइट पास होकर निकलेगी ना, तो वो कंपाउंड उस व्हाइट लाइट का कुछ कंपोनेंट को एब्सॉर्ब कर लेगा। व्हाइट लाइट में आपके 7 कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो प्योर वाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ये व्हाइट लाइट इसमें से पास होके जाएगी तो कुछ कंपोनेंट ये वाला कॉम्प्लेक्स एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करने के बाद जो बचे कुछ है वो निकलेंगे, तो उसी कलर का ये कॉम्प्लेक्स होगा। उस निकले हुए कलर को ना हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। जो इसने एब्सॉर्ब कर लिया वो तो ठीक है ना, और जो निकले ना उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब ये एब्सॉर्ब क्यों किया? व्हाट वाज द नीड फॉर एब्सॉर्बिंग दैट लाइट? तो अब क्या होता है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे रहते हैं। देखो ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन का। ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर वही T2G और EG ऑर्बिटल है मेटल के। T2G में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। जब वो व्हाइट लाइट पास हुई, Hnu मतलब एक व्हाइट लाइट, ठीक है? जब ये पास हुई तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी इससे एब्सॉर्ब कर लिया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ने जितना उसको एनर्जी जरूरत था ना ऊपर जाने के लिए, उतना इस लाइट से एब्सॉर्ब कर लिया। अब आप लोग को थोड़ा बहुत 11th का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। E is equals to Hnu बोलते थे, प्लैंक्स कांस्टेंट H। वो ये बोलते थे कि जो भी आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो उससे डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी है उस लाइट की। तो जितनी एनर्जी गैप ये है ना, उस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग वो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्सॉर्ब कर देगा। हर कॉम्प्लेक्स सेम कलर का लाइट एब्सॉर्ब नहीं करेगा। हर कॉम्प्लेक्स का डेल नॉट अलग अलग है, राइट? हर कॉम्प्लेक्स का डेल नॉट अलग अलग होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी अलग अलग लगेगी ऊपर जाने के लिए, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। हमें क्लियर? हर कॉम्प्लेक्स एक कलर का नहीं होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने की एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उसको मिलेगी उस व्हाइट लाइट से। अब हमें पता है कि हर लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग अलग होगी। रेड लाइट की एनर्जी अलग होगी, वायलेट की एनर्जी अलग होगी, येलो की एनर्जी अलग होगी, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो
उसको कितनी एनर्जी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसको अगर लाइट रेड लाइट के अकॉर्डिंग एनर्जी चाहिए होगी तो वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको अगर ग्रीन लाइट के अकॉर्डिंग एनर्जी चाहिए होगी तो वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को छोड़ देगा। और जब छोड़ेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का वो दिखेगा। जैसे अगर वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो अब जो बचे कुछ कलर बच जाएंगे ना, वो आपका थोड़ा वायलेट टाइप का कलर दिखेगा। दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है तो जो बचे हुए कलर बचेंगे तो वो दिखने में वायलेट कलर का दिखेगी। अब वो दैट नाउ दैट लाइट इज नो मोर अ वाइट लाइट, क्योंकि उसमें से जब येलो कंपोनेंट निकल गया तो जो बच गया अब येलो नहीं है उस लाइट में, पूरा येलो पार्ट किसने एब्जॉर्ब कर लिया, उस इलेक्ट्रॉन ने, ऊपर जाने के लिए, ईजी ऑर्बिटल में जाने के लिए, राइट। अब वो दिखेगा वायलेट कलर का। द सेम वे अगर वो ब्लू ग्रीन रेंज वाले को एब्जॉर्ब करता है तो वो दिखेगा रेड कलर का। ये उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एक एग्जांपल है यही वाला जो TI टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, यही होगा इसका नाम, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, वही इसका एक्चुअली कलर वायलेट कलर का होता है। तो ये लास्ट वाला है इसके, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। हाँ, ये आपका ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी ये पर्पल कलर का दिखता है। तो इस रेंज में आता है वो। एक्चुअली वायलेट पर्पल लगभग एक जैसे ही होते हैं, डार्क कलर आप पर्पल बोल दोगे, वायलेट और लाइट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइट का एमिशन होता है बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये CFT में समझाए थे हमको, VBT में कलर का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। तो फिर ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ना, ये येलो ग्रीन होगा। हाँ, ये येलो ग्रीन होगा। एनसीईआरटी रखा है ये येलो ग्रीन होगा, नीचे वाला येलो ग्रीन होगा, ठीक है। ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री कलर सेम नहीं होगा, ठीक है। ये येलो ग्रीन होगा, एक भी ऑरेंज, ये है ऑरेंज एब्सॉर्ब। अब ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, अब अगर लाइगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये जो पूरा स्प्लिटिंग था वो लाइगेंड के कारण ही तो हो रहा था ना, अनइक्वल जगह से आ रहे थे, एसिमेट्रिकल फील्ड थी, इसलिए दो को एनर्जी ज्यादा मिल गई, तीन को एनर्जी कम मिली। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्प्लिटिंग। बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। और अगर ऐसा हुआ तो सब्सटेंस आपका कलरलेस होगा। जैसे कॉपर सल्फेट का आप लोगों को याद है, कॉपर सल्फेट .5H2 जिसको अपन ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, वो ब्लू विट्रियोल तब तक है जब तक वो 5H2 है। अब जैसे उसको हीट करोगे ना, वो 5 पानी का मॉलिक्यूल जब उड़ गया ना, वो कलरलेस हो जाता है। दैट ब्लू विट्रियोल टर्न्स कलरलेस। फिर आप पानी डाल दो तो वापस से ब्लू हो जाएगा। मतलब दैट ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द लाइगेंड, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स का कलर उनके लाइगेंड के कारण होता है, बिकॉज लाइगेंड के कारण ही स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग के कारण ही एनर्जी में डिफरेंस आया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाना चाहा, जिसके कारण उसने व्हाइट में से कुछ कंपोनेंट एब्जॉर्ब किए और बाकी को एमिट कर दिया। तो जो एमिट कर रहा है वही दिखेगा, एब्जॉर्ब जो कर लिया वो थोड़ा दिखेगा, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स लास्ट देख लेते हैं। From the assumptions that the ligands are point charges, it follows that anionic ligands should exert, जो फर्स्ट आप लोगों को डाउट आ रहा है कि कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड क्यों है, Why not anionic ligands? Anionic ligands भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकते थे ना, बट उनके थ्योरी के हिसाब से CO was the strongest ligand। तो ये वो समझा नहीं पाए थे कि जब आप assumption किया है कि ligands are point charges, it follows that कि anionic ligand should exert greatest splitting effect, but ऐसा था नहीं। The anionic ligand actually are found at the lower end, Cl negative, Br negative, I negative सब नीचे थे, ठीक है। वो समझा नहीं पाए थे वो। और सेकंड, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। वो सिर्फ आयनिक आयनिक बोलते रहते पूरी थ्योरी में, जबकि द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने कहीं भी अपनी थ्योरी में कोवेलेंट नेचर का तो डिस्कशन ही नहीं किया, जबकि कोऑर्डिनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक। तभी तो मैंने नाम बताया था, को आयनिक भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज को आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें शेयरिंग भी हो रही है और देने वाला एक ही है।
इसलिए इसमें आयनिक नेचर भी है और उसमें कोवेलेंट नेचर भी है। तो दैट थ्योरी, दिस थ्योरी वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट नेचर ऑफ योर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक थे। ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं। ये एक टॉपिक, दो टॉपिक और बचे चैप्टर के, एक क्लास और लगेगी, ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिकल कर लेंगे, अभी ना दोनों लगातार फिजिकल का ही पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रो और केमिकल।